आज मेरा और अंशुल दोनों का एनुअल फिजिकल एग्जामिनेशन है और अप्रैल की अपॉइंटमेंट हमने जनवरी में बुक करी थी। तो यहाँ पे डॉक्टर अपॉइंटमेंट मिलना इतना इजी नहीं होता और वो भी हमें सेम टाइम स्लॉट नहीं मिला। उनको 1 बजे का टाइम स्लॉट मिला था, मुझे 3 बजे का मिला है। तो अब वो घर पे है, मैं आई हूँ दिखाने के लिए और अभी केशु सो रहा है, गोविंद का भी पिकअप का टाइम हो जाएगा। तो इन अ वे सही हुआ कि वो अपना करके चले गए, अब मेरा टाइम है। और उसके बाद हम लोग ब्लड वर्क के लिए आएंगे। मे बी हम सैटरडे का अपॉइंटमेंट लेंगे क्योंकि उसके लिए ना फास्टिंग करनी होती है 12 आवर्स की। तो सैटरडे अर्ली मॉर्निंग आएंगे और उसके बाद फिर हम खाना खाने के बाद एक बार फिर से आना पड़ता है ब्लड वर्क के लिए। तो वो सैटरडे हो जाएगा। बट अभी चलते हैं मेरा एनुअल फिजिकल कराने। आज डॉक्टर अपॉइंटमेंट से तो लकीली मैं एकदम टाइमली आ गई थी। अदरवाइज कभी कभी ना यहाँ पे बहुत वेट टाइम हो जाता है। मैंने प्री चेक इन किया था, 3 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट था एंड बाय 3:30 आई वाज ऑल डन फ्रॉम देयर और 3:40 तक तो मैं घर पे भी आ गई थी। बस फिर गोविंद भी आ गया था स्कूल से, दोनों बच्चों को दूध वगैरह दिया और घर में एकदम शांति आपको इसलिए दिखाई दे रही है। बच्चे इसलिए नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि दोनों गए हैं अपने डैडी के साथ लाइब्रेरी। समर्स में ना यहाँ पे लाइब्रेरी में बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स होते हैं, आर्ट्स के, स्पोर्ट्स के, साइंस मैथ्स से रिलेटेड, जिसके लिए रजिस्टर आप अपने बच्चों को पहले से ही कर सकते हो। आपकी नियरेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी की जो भी वेबसाइट है उस पर जाके आप इवेंट्स चेक करो और अपने बच्चों को रजिस्टर कर दो उन इवेंट्स में जिनमें ऑफकोर्स आपके बच्चों को इंटरेस्ट होता है। आज एक चेस इवेंट था जिसके लिए गोविंद ऑफकोर्स एक्साइटेड था, तो मैंने काफ़ी दिन पहले ही रजिस्टर किया था। तो अंशुल उसको भी ले गए और साथ में केशु को भी ले गए कि वो भी वहाँ पे थोड़ी देर खेल लेगा। वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्ले एरिया भी है, पजल्स वगैरह होती हैं, तो वो काफ़ी इंजॉय कर लेता है। वैसे तो मेरी ओवरऑल हेल्थ एकदम ठीक है। आज डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर चेक किया, हार्ट रेट चेक किया। मैंने खुद से डॉक्टर को बोला कि मुझे ना कुछ दिन से ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत क्रैंकी मूड में रहती हूँ, बहुत जल्दी किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता है। एंड पीएमएस के टाइम तो स्पेशली ऐसा होता है कि बलून है, आपने पोक किया और वो फट जाएगा। मैं इतना ज़्यादा इमोशनली वीक रहती हूँ ना उन दिनों तो कि मेरे आंसू किसी भी बात पे निकल जाते हैं। तो डॉक्टर ने बोला मे बी वेदर की वजह से भी हो सकता है या फिर बॉडी में भी इतने सारे केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं ना, हमें नहीं पता होता कि कौन सा केमिकल क्या लोचा कर रहा होता है बॉडी के साथ। तो ब्लड वर्क अभी बाकी है। बाकी ऐसा कुछ सीरियस इशू नहीं है। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा, डिप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे और जो सोशल क्वेश्चंस होते हैं वो उनका प्री चेकअप में सब पूछा ही जाता है। तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। जब गुस्सा आ रहा होता है, मुझे क्रैंकी मूड हो रहा होता है, तो समझ आती है कि मैं ये फालतू का गुस्सा कर रही हूँ और मैं खुद को काम डाउन भी कर लेती हूँ। बट ये हो क्यों रहा है, क्योंकि मैं इतनी क्रैंकी कभी भी नहीं रही थी। तो मे बी थोड़ा वेदर चेंज हुआ है, जगह चेंज हुई है एंड स्पेशली अभी जैसे मैंने डॉक्टर को बताया कि हम इंडिया में थे 16 मंथ्स, उसके बाद फिर यहाँ आए, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपके मूड स्विंग्स होने के। तो मेरे फ्रिज में ना अब ब्रेड कभी भी खत्म नहीं होती। बच्चों के घर में ब्रेड तो चाहिए ही होती है, तो जैसे ही खत्म होती है मैं नेक्स्ट अपना बैच बना के रख लेती हूँ। आज मैंने और थोड़ा हेल्दी तरीके से ब्रेड बनाई है। हर बार मैं 3 कप गेहूं का आटा लेती थी, इस बार मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 कप ज्वार का आटा इसके अंदर मिक्स किया है। तो काफी अच्छी ब्रेड बेक हुई है। ठंडी हो गई है, मैंने दोपहर में 1:30 बजे बेक की थी। गेहूं के आटे वाली ब्रेड ना डेंस होती है कंपेयर टू मैदा की ब्रेड या फिर जो आप ब्रेड फ्लावर से यूज करके ब्रेड बनाते हो उसके कंपैरिजन में। इसमें तो हमने ज्वार का आटा और मिक्स कर दिया, बट ब्रेड में चल जाता है क्योंकि ब्रेड की हम पतली पतली स्लाइसेस करके सैंडविचेस के फॉर्म में ही खाते हैं या टोस्ट बना के खाते हैं, तो हल्की सी डेंस वाली ब्रेड भी खाई जाती है। बट अगर आप बन्स वगैरह बना रहे हो तो डेफिनेटली या तो आप हाफ एंड हाफ करो, हाफ गेहूं का आटा और हाफ मैदा, या फिर आप मैदा के या ब्रेड फ्लावर यूज करके ही बन्स बनाओ, उससे काफी लाइट एंड एयरी रहते हैं। आज गोविंद के टिफिन में मैंने स्पेगेटी नूडल्स बनाए थे उसी के कहने पे, बट आज वेदर बहुत अच्छा है ना, आई एम श्योर आज उनका आउटडोर रिसेस हुआ था, वो बातों में ही लगा रह गया होगा। पूरा का पूरा टिफिन एज इज वापस आया था, थोड़ा बहुत उसने खाया होगा जो खा के आया। फिर घर आते ही बहुत तेज भूख लग रही थी, तो बस मम्मा मुझे नूडल्स दे दो, बस नूडल्स दे दो। फिर वही नूडल्स गर्म करके मैंने दोनों बच्चों को दूध दिया, दोनों ने फिर नूडल्स खाए और वो लोग लाइब्रेरी चले गए। अब नूडल्स 4 बजे खाए हैं तो डिनर में तो बहुत तेज भूख लगेगी नहीं, ज्यादा हैवी कुछ
खाने का, तो मैंने सभी के लिए ना बेसन घोल लिया। बेसन के चीले बनाऊंगी, साथ में पनीर के बड़े बड़े क्यूब्स कट करके उनको थोड़ा मैरिनेट करके एज अ फिलिंग हम खा लेंगे, तो थोड़ा प्रोटीन का इंटेक भी हो जाएगा डिनर में। किचन में इतने सारे छोटे छोटे काम होते हैं ना, जिनकी ना तो कोई गिनती होती है ना वो दिखाई देते होते हुए। जब कुकिंग करने जाओ तो बहुत सारे काम साइड बाय साइड चलते रहते हैं, और जो भी चीज़ मैं कैबिनेट्स में से निकालती हूँ हाथ के हाथ पहुँच के रख देती हूँ, जिससे कि कैबिनेट ज़्यादा गंदे ना हो। मैंने दही सेट किया था मॉर्निंग में और खूब बढ़िया सा मेरा दही सेट हो गया। Hello friends, my name is Ahan. I love my Mario Kart. Actually, I am my Mario friend for giving my mom. आप ये मम्मा के लिए बना के लाए हो? हाँ। थैंक यू। इससे एक और काम कर बचा है, इससे काटना फिर करूँगा। थैंक यू सो मच केशु। You're most welcome मम्मा। पर ये मैंने अपने लिए बनाया था। ये आपने अपने लिए? अभी तो आप कह रहे थे मम्मा के लिए बनाया था। जिस दिन आप लोगों का रोटी सब्जी दाल वगैरह खाने का मन नहीं होता डिनर में, उस दिन आप लोग अपने घर में क्या बनाते हो मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। हम सबको कभी कभी प्रॉब्लम होती है ना कि यार आज ट्रेडिशनल नहीं खाना, कुछ अलग खाना है, बट अब बनाएं तो बनाएं क्या। तो कमेंट्स में आप अपने सजेशन ज़रूर छोड़ना। अच्छा, अंशुल के लिए बनाया तो मैंने सेम था, बट एक वेजी टिक्की मैंने गर्म कर दी थी जो मैंने घर में ही बना के रखी है। इसकी वीडियो बहुत ही जल्दी चैनल पे आएगी। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से उसका जो रिकॉर्डिंग प्रोसेस है वो ख़त्म करूँ। तो काफ़ी अच्छा सा फिलिंग सा उनका ये चीला बन के रेडी हो गया था। मैंने तो सिर्फ पनीर वाला खाया था। अभी रिसेंटली किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था मेरा जो ये कुकिंग रेंज है इसमें मिडिल वाला बर्नर मैं कैसे यूज़ करती हूँ। आपने हार्डली ही मुझे कभी ये वाला पर्टिकुलर बर्नर यूज़ करते हुए देखा होगा वीडियोज़ में। बहुत ज़्यादा काम नहीं आता ये। जब हमने ये लिया था ना कुकिंग रेंज, तो इसके साथ ये कास्ट आयरन की प्लेट भी आई थी। एक तो ये बर्नर ना बहुत ही ज़्यादा स्लो है, तो अगर आपको कभी स्लो कुकिंग करनी है जैसे चटनी वगैरह के लिए टमेटोज रोस्ट करने हैं, तो पर्टिकुलरली आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। और इस प्लेट पे कास्ट आयरन की है तो वो सारी चीज़ें आप रोस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। बट मुझे ज़्यादा काम नहीं आता ये। एक्चुअली जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो मेरा जो कुकिंग रेंज था वो ग्लास टॉप वाला था, इंडक्शन वाला था। बट वो एक दिन मैंने सब्जी बना के हटाई, मैं सफाई कर रही थी, एकदम से ग्लास की चट 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 आवाज़ आई और वो पूरा कुकिंग रेंज मेरा ख़राब हो गया। फिर हमने चेंज करने का सोचा तो हम होम डिपो गए, लोज गए, और उस टाइम कोविड चल रहा था तो सप्लाई चेन पूरी ब्रोकन थी, चीज़ें आ ही नहीं रही थी स्टोर्स पे। तो जो भी चीज़ें अवेलेबल थी, जो भी मॉडल्स अवेलेबल थे, तो उसमें से हमने पर्टिकुलरली ये वाला चूज़ किया था होम डिपो से। ये गैस वाला है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कंपेयर टू इंडक्शन, क्योंकि इसमें ना कुकिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। जैसे इंडक्शन में तो पहले प्लेट गर्म होगी, फिर आपका वेसल गर्म होगा, फिर कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसमें क्या है, फटाक से आपने गैस ऑन करी, वेसल गर्म हुआ और आपने कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर लिया। तो ऑफ कोर्स ये वाला ज़्यादा बेटर होता है, मुझे पर्टिकुलरली लगता है इंडक्शन वाले से। बट ये 5 बर्नर का है। इसमें ना ये वाला जो पर्टिकुलरली राइट साइड वाला बर्नर है ये सबसे बड़ा है। बट जब वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती है कैमरा इधर सेट करने में, तो मैं मोस्टली अपना ये लेफ्ट साइड वाला बर्नर यूज़ करती हूँ। ये भी अच्छा पावर का है, लाइक ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये है, पीछे वाले दोनों छोटे हैं, वो सिमर मोड के लिए मैं यूज़ करती हूँ, जैसे चाय वगैरह कभी बना के पीछे रखनी हो तो। अगर आप ले रहे हो कुकिंग रेंज, आपको नहीं लेनी है, तो अब तो ऑफ कोर्स 4-5 साल में और भी बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल होंगे मार्केट में। बट इस टाइप वाला मत लेना, बीच में भी जो बर्नर आता है ना गोल वाला, उस टाइप का लेना, वो ज़्यादा आपके काम आएगा। इराक के नीचे आता है कुवैत एंड सऊदी अरेबिया। तो क्या किया इन्होंने, क्या किया, द होल थिंग स्टार्टेड 1990 में। ये यहाँ से कहीं यहाँ पे आया, यूएसए यहाँ से आया। बाय द वे, तुम कई बार बोलते ना पर्शिया क्या है, ईरान का पहले क्या नाम था? पर्शिया। और अभी चेंज हुआ है विद इन 100 ईयर्स। इस रीजन को आज भी क्या बोलते हैं? पढ़ो, पर्शियन गर्ल। दिस रीजन इज कॉल्ड पर्शियन गर्ल। चिकागो की समर्स एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल होती है। पूरा दिन इतना बड़ा होता है, ऐसा लगता है कितना कुछ कर लिया एक दिन में। अभी 7:45 हो रहे हैं और अंधेरा बिल्कुल भी नहीं है। जून में एंड जून आते आते तो
रात में 8:45 तक भी डे लाइट रहती है, इतना बड़ा दिन लगता है। और यही विंटर्स में 4 बजे गोविंद आता था, 3:30 बजे, 4 सवा 4 पूरा अंधेरा। मुझे अपने बालों में ऑयलिंग भी करनी थी, तो ये ऑयल मैंने जो घर में बनाती हूँ मैं वही है, बस थोड़ा-सा इसको गरम कर लिया। हल्का-सा ल्यूक वार्म ऑयल बालों में लगाओ ना तो रूट्स में एकदम कामिंग इफ़ेक्ट होता है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। और आजकल मैं एक सीरीज़ देख रही हूँ हैप्पी फैमिली, मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड की थी। ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता बट रात में जब गोविंद चला जाता है सोने, अंशुल अपना कुछ काम कर रहे होते हैं, उस टाइम पे कभी-कभी मैं लगा के देख लेती हूँ। अभी मैंने 2 ही एपिसोड्स देखे हैं, अच्छी है, आप लोग भी देख सकते हो। आज मुझे और अंशुल को साथ में बैठ के कुछ काम करना था, उनकी मीटिंग अभी ख़त्म हुई है वियतनाम के साथ, तो बस अभी हम बैठे। और गोविंद तो अपने आप अपना रेडी हो जाता है, सो जाता है बाय 9 o'clock, बट ये केशु को जब तक हम नहीं डालते ना बेड में रेडी करके तब तक नहीं जाता ये। तो ये यहीं पे बैठा है हमारे साथ, हमारी पूरी डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही था, फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।